अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एक ख़ातून साइंटिस्ट का जिक्र करूंगा। जब हम ख़वातीन साइंसदानों का जिक्र करते हैं तो जो सबसे पहली तस्वीर हमारे जहन में आती है वो मैरी क्यूरी की है। इनका असल नाम मरीना स्कोड्ज़ेस्का क्यूरी था। इनका ताल्लुक पोलैंड के शहर वारसा से था। उस टाइम पे पोलैंड जो है ये रशिया के कब्ज़े में था। जिस हिस्से में ये रह रही थी ये वाला हिस्सा पर्टिकुलरली रशिया के कब्ज़े में था। इनका ताल्लुक एक वेल एजुकेटेड फैमिली से था। इनके पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स थे। ये 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। ये बहुत ब्राइट और क्यूरियस स्टूडेंट थी। जब ये 10 साल की हुई तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इनके वालिद जो हैं इनकी तालीम के ऊपर और इनकी क्यूरियोसिटी तालीम के अंदर इनका जोश और जज्बा देखते हुए इनको बहुत इनकरेज किया करते थे। पोलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए ख़वातीन को या लड़कियों को डिस्करेज किया जाता था। ये आगे पढ़ना चाहती थी और साइंस के शोबा में कमालात करना चाहती थी। ये साइंस को प्रैक्टिकली देखना चाहती थी और दुनिया को बहुत कुछ दिखाना चाहती थी। इसने 5 साल अपनी तालीम को जारी रखने के लिए इसने 5 साल ट्यूटरशिप की और गवर्नेंस की। चूँकि सेकेंडरी एजुकेशन तो उसने वारसा से हासिल कर ली थी और टॉपर भी थी, गोल्ड मेडलिस्ट भी थी, लेकिन चूँकि वहाँ पर ख़वातीन को आगे नहीं पढ़ने दिया जाता था तो उसने वहीं पे वारसा में एक फ्लाइंग यूनिवर्सिटी जिसको फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया जाता था वहाँ से ग्रेजुएशन की। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये थी कि वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो कि लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती थीं, वो सीक्रेटली इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तालीम को जारी रख सकती थी। तो इसने अपनी जो ग्रेजुएशन तक की तालीम थी वहाँ पे हासिल की। उसके बाद इसकी बड़ी बहन और इसने फ्रांस में जाने का फैसला किया और वहाँ से अपनी हायर एजुकेशन हासिल करने की अज़म ठान लिया। एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इसने अपनी बड़ी बहन के साथ एक कमिटमेंट की थी और वो कमिटमेंट ये थी कि इसकी बड़ी बहन मेडिकल की स्टूडेंट थी। तो इसने उसके साथ कमिटमेंट की कि जब तक आप मेडिकल की स्टडी कर रही हैं मैं अपनी स्टडीज़ को छोड़कर ट्यूटरशिप की जॉब करती हूँ और आपके लिए मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ और आपकी सपोर्ट करूँगी, लेकिन फिर बाद में आपने मुझे हायर स्टडीज़ के लिए सपोर्ट करना है। तो इस कमिटमेंट के तहत वो उस ट्यूटरशिप की जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे उसको उन्होंने मेडिकल के अखराजात जो अपनी बहन के लिए उन्होंने करने थे उन पे किए। और उसके बाद जब 5 साल हो गए तो वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फ्रांस की तरफ रवाना हुई और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में उन्होंने एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में उन्होंने एक हॉस्टल के अंदर रहना शुरू किया। सर्दियों में उस कमरे के अंदर रहना बहुत मुश्किल था और इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोयले ख़रीद कर वहाँ पे आग जला सकती। उनके पास जितने भी कपड़े मौजूद थे वो अपने ऊपर पहन के सोया करती थीं। वो सारे कपड़े और उसके अलावा अपनी बुक्स को ब्लैंकेट के तौर पर इस्तेमाल किया करती थी। उनके पास खाने के लिए सिर्फ बटर, टी और ब्रेड हुआ करती थी और बाज़ औक़ात तो वो भूख की वजह से बेहोश भी हो जाया करती थी। लेकिन वो एक अज़्म के साथ उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट हुई थी। उसने उस यूनिवर्सिटी से एक ही ईयर में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में डिग्रीज, मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वहाँ पर उनकी मुलाकात 1894 में एक टीचर पायरी क्यूरी से हुई। चूँकि पायरी क्यूरी भी एक रिसर्चर था और साइंस में प्रैक्टिकली कुछ करना चाह रहा था और उसका रिसर्च वर्क मैग्नेटिज्म पे मुश्तमिल था, तो ये इस बात ने क्यूरी को इसके साथ मिलवा दिया। ये दोनों दोस्त बन गए। मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंदर फ्रेंड बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रेंडशिप इन दोनों की शादी की तरफ लीड की।
जब इनकी शादी हुई तो इन दोनों ने मिलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अपना नाम बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए वर्क करना शुरू किया। उन्हीं दिनों में 1896 में हेनरी बैकरल ने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया जिसका नाम यूरेनियम था। इन दो मियां बीवी यानी मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने जब उसकी डिस्कवरी, उस एलिमेंट की डिस्कवरी को देखा और उन्होंने कहा कि जैसे ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और भी इस तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद होंगे जो यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियोएक्टिव हैं, और वो दोनों दो नए रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियोएक्टिव थे उनको बनाने में कामयाब हो गए, उनको डिस्कवर करने में कामयाब हो गए। उन दो एलिमेंट्स का नाम था पोलोनियम और रेडियम। जो पोलोनियम नाम था ये पोलैंड से इसको डिराइव किया, क्योंकि होमलैंड जो था मैरी क्यूरी का वो पोलैंड था, तो वो अपने मुल्क को इज्जत और वकार देने के लिए उस नाम को इस्तेमाल करना चाह रही थी, तो पोलोनियम का नाम उस पोलैंड से लिया। इसी तरीके से रेडियम की भी डिस्कवरी हुई और ये दोनों के दोनों एलिमेंट यूरेनियम के मुकाबले में ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं। हम रेडियो एक्टिविटी यानी उर्दू में इसको ताबकारी कहते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इन एलिमेंट्स का फ़ायदा क्या हुआ। 1903 में हेनरी बैकरल और पायरी क्यूरी को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जा रहा था, तो पायरी क्यूरी ने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि इसमें मैरी क्यूरी का भी हाथ था, क्योंकि उसने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की टर्म इस्तेमाल की थी, और जब पोलोनियम की और रेडियम की डिस्कवरी हुई तो वो भी इक्वली साथ में काम कर रही थी, तो उसने ये नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार किया कि जब तक मैरी क्यूरी को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता मैं नोबेल प्राइज़ नहीं लूँगा। तो फिर जो कमेटी बैठी उसने ये आखिर फैसला किया कि मैरी क्यूरी को भी नोबेल प्राइज़ के अंदर शेयर किया जाए। सो 1903 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। 1906 में एक ट्रेजिक मोमेंट आया मैरी क्यूरी की ज़िंदगी में, जब पायरी क्यूरी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी वफ़ात हो गई। उनके मरने के बाद उसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनको पायरी क्यूरी की जगह प्रोफेसर जो है वो तैनात किया गया, और वो पहली प्रोफेसर विमन थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंदर। 1911 के अंदर इनको एक और नोबेल प्राइज़ मिला, चूँकि इन्होंने रेडियम को प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया था और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर खिदमात के नतीजे में और उनको इतराफ़ में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये मैंने इनकी एक शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री आपके साथ शेयर की। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि मैं आपके साथ कुछ यूनिक लोगों की कहानी, लोगों की ज़िंदगी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैरी क्यूरी एक यूनिक पर्सन था। यूनिक क्यों था? क्योंकि ये पहली विमेन थी जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज़ जीता। उनसे पहले कोई विमेन नहीं थी जिसने नोबेल प्राइज़ जीता। वो पहला पर्सन थी, बोथ मेन एंड विमेन, जिसने 2 नोबेल प्राइज़ जीते, और वो पहली पर्सन है, बल्कि आप कहें कि वो ओवरऑल एक ही पर्सन है जिसने 2 डिफरेंट शोबों में नोबेल प्राइज़ जीता, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैं आपको बताता चलूं कि उसकी ज़िंदगी स्विफ्ट और इजी नहीं थी। उसने बड़ी मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ अपने काम को जारी रखा। एक वक्त था कि उसके लिए खाने के लिए और पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। इंतहाई मुफलिसी के दौर को भी उसने गुजारा और एक बोसीदा से कमरे को लेबॉर्ट्री बनाया, और उस लेबॉर्ट्री के अंदर हैरान कुन तजर्बात उसने की। मैं आपको बताता चलूं कि जो रेडियम की डिस्कवरी थी वो एक रेवोल्यूशन थी। रेडियम से निकलने वाली शुआओं को कैंसर के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ट्यूमर को रिमूव करने के लिए। ट्यूमर ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, कैंसेरियस सेल्स होते हैं,
इनको रिमूव करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक्सरेज का भी यूज़ होता था, लेकिन ये देखा गया कि रेडियम से निकलने वाली शुआएं बहुत इफेक्टिवली इसको ट्रीट करती हैं। मेडिसिन की फील्ड में ये एक रेवोल्यूशन था। ये यूनिक पर्सनैलिटी इसलिए है कि अगर आप इसकी ज़िंदगी को देखें और इसकी अचीवमेंट को देखें तो वाकई बहुत हैरानकुन होगा। और आपको एक और हैरत अंगेज़ बात इनके बारे में बताऊं कि इस फैमिली के 5 मेंबर्स जो हैं वो नोबेल प्राइज़, 5 नोबेल प्राइजेस इस फैमिली को मिल चुके हुए हैं, जिनमें 2 नोबेल प्राइज़ मैरी क्यूरी के थे, एक उसके हस्बैंड के था और एक उसकी बेटी का था और एक उसके दामाद का था। बेटी ने जिसके ऊपर ली थी वो था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने भी कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे जो कि रेडियो एक्टिव थे, बनाए थे, एक्चुअली उन्होंने बनाए थे। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा जो उसकी ही एक कोटेशन थी। उसका कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सीखा कि प्रोग्रेस कभी भी आसान और स्मूथ या स्विफ्ट नहीं होती। उसका कहना था कि हमें क्यूरियोसिटी लोगों की नहीं होनी चाहिए बल्कि आइडियाज़ की होनी चाहिए। उसके हार्ड वर्क ने उसको पे ऑफ किया। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर के अंदर दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं। इनमें आइंस्टाइन भी आपको पहली रो में नज़र आ रहा होगा और आपको हैरानी होगी कि इस पूरी तस्वीर के अंदर, इस पूरे ग्रुप फोटो के अंदर एक विमन है और उस विमन का नाम है मैडम या मादम मैरी क्यूरी। शी वॉज अ क्रेजियस पर्सनैलिटी और सबसे बढ़ के उसने अपने डिस्कवरी जो उसने रेडियम की थी उसने उसको पेटेंट नहीं करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किसी कंपनी को अपने राइट्स नहीं बेचे। अगर वो बेच देती तो फिर ये उस कंपनी की मालकियत बन जाता और इसको इस्तेमाल करना, इसको लेना, इसके लिए बहुत कुछ पे करना पड़ता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा कि मैं अपनी डिस्कवरी को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, आम लोगों तक फैलाना चाहती हूं, तो उसने उसको पेटेंट नहीं किया। इवन जितने भी ऑनररी उसको मेडल्स मिलते थे या उसको अमाउंट या कोई रकम मिलती थी, उसको भी उसने अपने तजर्बात के ऊपर और एक पोसीदा सी ज़िंदगी गुजारते हुए अपने एक कमरे के अंदर ज़िंदगी इस तरीके से गुजारी। और इनकी डेथ की वजह भी जो जाना जाता है वो यही थी कि चूंकि उनका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता था रेडिएशन से, तो रेडिएशन का सामना जब काफ़ी देर तक उनका होता था और उस टाइम पे वो हाई रिस्क पर थे, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं थी, तो उनकी डेथ इसी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हुई और उनकी डेथ 1934 में हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही किसी पर्सनैलिटी, ऐसी ही किसी यूनिक पर्सन के साथ आऊँगा। अपनी वैल्यूड जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर मुझे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।